हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10th के केमिस्ट्री का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, धातु और धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आइए उनके रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें धातु और अधातु के रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है कि धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो इसमें देखा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो धातुएं होती हैं वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन त्याग करके उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण लिया जाता है, सोडियम धातु है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह धनायन बन जाता है। इसी तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अधातुएं होती हैं वह ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाती हैं। जैसे इसमें उदाहरण है अधातु का क्लोरीन। क्लोरीन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन माइनस यानी क्लोराइड आयन बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में धातु सदैव धनायन के रूप में और अधातु सदैव ऋणायन के रूप में उपस्थित रहते। तो ये उनका पहला गुण है, धातु व अधातु के ऋणायन व धनायन बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। अब इसके बाद दूसरे गुण के बारे में जानेंगे। धातु अधातु का दूसरा गुण है ऑक्साइड बनाने का गुण, प्रॉपर्टी टू फॉर्म ऑक्साइड, यानी धातु और अधातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाते हैं, उसी को ऑक्साइड बोला जाता है। इसमें दोनों धातु और अधातु दोनों ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि मैग्नीशियम ले लिए धातु, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से O2 से होती है तो बनता है MgO बनता है। इसको संतुलित करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैग्नीशियम धातु है यानी मेटल है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है, इसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसी तरह से अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो अधातु में उदाहरण देते हैं सल्फर का, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती O2 से बनता है SO2। ये जो सल्फर है वो अधातु है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, अर्थात जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अर्थात अम्ल में घुलकर जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो उसको समीकरण द्वारा देख सकते हैं हम लोग कि धातु के जो ऑक्साइड है जिसको हम लिखते हैं MgO, ये जल से अभिक्रिया करता है, जब जल में घोला जाता है H2O में तो इसका बनता है MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस जो कि इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। ये एक प्रकार का क्षार होता है, इसीलिए उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, या कह सकते हैं मैग्नीशियम या धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसी तरह से और धातुओं के ऑक्साइड SO2, इसको भी जल में घोलता है तो अम्ल बन जाता है, H2SO3 बन जाता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड।
इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ये एक प्रकार का क्षार है और ये एक प्रकार का अम्ल है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षार बनाते हैं, अर्थात वो क्षारी होते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल बनाते हैं, अर्थात अम्लीय होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं क्षारी हैं, तो वो केवल अम्ल से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय हैं, तो वो केवल क्षार से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उनको उभयधर्मी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक। इसमें कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे इसमें उदाहरण होता है जिंक और एल्युमिनियम आदि ऐसे धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, अर्थात वो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं, क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, और दोनों से अभिक्रिया प्रदर्शित करके लवण और जल बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो उसकी अभिक्रिया को देख सकते हैं हम लोग, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, ये धातु का ऑक्साइड है लेकिन उभयधर्मी है, अर्थात ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, HCl इसमें अम्ल ले लिए, और ये क्षार से अभिक्रिया करता है Al2O3 प्लस NaOH, दोनों से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ इससे अभिक्रिया करता है तो इसमें बनता है AlCl3 बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, अब प्लस H2O बनता है। इससे अभिक्रिया होता है क्षार से, तो बनता है NaAlO2 बनता है, अब प्लस H2O। तो इसमें इस अभिक्रिया में जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये साल्ट बनता है, और जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो ये साल्ट बनता है, H2O जल भी बनता है। यहाँ से संतुलित करेंगे इसको तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 और यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तो संतुलित हो जाता है। इसी तरह से ये इसकी अभिक्रिया लिखेंगे, इसका संतुलित समीकरण लिखेंगे, तो इसमें 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, संतुलित हो जाता है। इसको बोला जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड बोला जाता है, इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट यानी ये जो धातु का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम धातु है, उसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, यानी वह क्षार से भी अभिक्रिया करता है और अम्ल से भी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो ऐसे को बोला जाता है, ऐसे ऑक्साइड को बोला जाता है उभयधर्मी। उभयधर्मी इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्फोटेरिक। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारी होते हैं, तो बस केवल अम्ल से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो वो केवल क्षार से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, अर्थात वो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करके उसके संगत लवण और जल बनाते हैं, यानी साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को बोला जाता है उभयधर्मी कहा जाता है। इसमें देखा जाता है कि बहुत से ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, अर्थात वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के साथ साथ ऑक्साइड बनाने के दौरान वह जल उठती हैं, यानी जल जाती हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया के दौरान वह जलने लगती हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए किसी ऐसे विलयन में रखा जाता है, जैसे कार्बनिक विलायक और केरोसिन के तेल में डुबाकर इसको रखा जाता है कि वह जैसे ही ऑक्सीजन वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके संपर्क में न आया और जलने से बचा जा सकते। और कुछ ऐसी
धातुएं होती हैं जो मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है। ये धातु जो होते हैं वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं आसानी से। अब इसी तरह से इसमें आयरन, Fe और कॉपर ऐसे धातुएं होती हैं जिनको ऑक्सीजन में जलाने पर नहीं जलते हैं, लेकिन जलते हुए बर्नर पर यदि लोहे के चूर्ण महीन महीन कण ले जाएंगे तो उन कणों को जला के नष्ट कर देता है, यानी जलने लगता है। तो जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड का परत बन जाता है लोहे की सतह पर। उसी तरह से कॉपर जो होता है उसको भी वायु में जलाने पर वो जलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसकी सतह को पर काला पड़ जाता है। उसका ऑक्साइड CuO जो बन जाता है वो काले रंग की होती है, तो उसकी परत चढ़ जाती है उसकी ऑक्साइड की। तो फिर ये जो ऑक्साइड बनने का गुण है, लोहे और कॉपर की परत पर जो लोहे का ऑक्साइड बन जाता है वह फिर पुनः ऑक्सीकरण को रोकता है, अर्थात पुनः ऑक्सीजन की जुड़ने की अभिक्रिया जो है, ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया है, उसको वह रोक देता है। तो इस तरह से रहा धातुओं और अधातुओं के ऑक्साइड बनाने का गुण। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीसरा गुण है जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। तो इसमें जो धातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया करती हैं। तो इनमें देखा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें होता है सोडियम और पोटेशियम होता है। तो ये सोडियम और जो पोटेशियम होता है वह ठंडे जल से ही अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ बनेगा हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। इसी तरह से इसमें बनेगा KOH प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। इसके साथ साथ इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यहां संतुलित करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कि ये जो अभिक्रिया होती है सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया होती है जल से, तो ठंडे जल से ही अभिक्रिया होती है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये ऊष्मा इतनी पर्याप्त होती है कि ये उत्सर्जित हाइड्रोजन है इसको जला के नष्ट कर देती है। लेकिन इसमें कैल्शियम जो होता है वो, ये जो अभिक्रिया होती है बहुत तेजी से होती है, बहुत फास्ट होती है अभिक्रिया, और ठंडे जल से अभिक्रिया होती है। ये जो जल होता है ये ठंडा जल होता है, कूल वाटर। लेकिन जो कैल्शियम होता है वह ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, और इसी की तरह यौगिक बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन ये जो ऊष्मा होती है ऊष्मा का मान बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए अपर्याप्त होती है। तुलित इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें ये भी अभिक्रिया धीमी धीमी से होती है, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी होने के साथ साथ भी ये ऊष्मा की मात्रा इतनी कम होती है कि ये इसको जला नहीं पाती। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है। तो जो मैग्नीशियम होता है वह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह गर्म जल से अभिक्रिया करता है। तो जब गर्म जल से अभिक्रिया करता है तो उसमें भी ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है, उत्सर्जित होती है। इस तरह से ये समीकरण इसका लिखते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है धीमी होती है, स्लो होती है। ये जो कैल्शियम वाली अभिक्रिया होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। जो कैल्शियम होता है वह ठंडे जल से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। इस अभिक्रिया में जो उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस होती है उसका जो बुलबुला होता है वह कैल्शियम के सतह पर इकट्ठा हो जाता है, उसके धातुओं पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में तैरने लगते हैं। तो ये इस अभिक्रिया का इसमें विशेषता है कि जो उत्सर्जित हाइड्रोजन होता है बुलबुले के रूप में इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं,
जिसके कारण इसका द्रव्यमान हल्का हो जाता है और वो जल की सतह पर तैरने लगते। फिर इसमें आता है कि एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये ऐसी धातुएं हैं जो न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं न ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। ये भाप से अभिक्रिया करते हैं, स्टीम से, यानी बहुत ही गर्म जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। जैसे एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम भाप से अभिक्रिया करता है H2O से, जिसको स्टीम बोला जाता है। तब ये बनाता है, ऑक्साइड बनाता है Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इसको संतुलित करेंगे तो इसमें होगा 2, 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अभिक्रिया होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे Pb है, Cu है, Ag है, Au है, ये जो धातुएं होती हैं वह जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं और ये सब अभिक्रिया करती है। सबसे अधिक क्रियाशील होती है जल के सापेक्ष सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। उससे कम क्रियाशील होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, और उससे कम क्रियाशील होता है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, जो भाप से अभिक्रिया करता है और स्टीम से अभिक्रिया करता है। और Pb, Cu, Ag, Au ये सब जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो ये धातुओं का जल से अभिक्रिया है। अब इसके बाद अधातुएं जो होती हैं वह जल के प्रति उदासीन होती हैं, यानी जल से अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती। पहला इसका रासायनिक गुण है हाइड्राइड बनाने का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्राइड्स, यानी धातुओं और अधातुएं हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनाती हैं उसको हाइड्राइड कहते हैं। तो देखा गया है कि धातु और अधातु दोनों हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अपने अपने हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे इसमें सोडियम धातु लिया गया है, ये अभिक्रिया हाइड्रोजन से करता है H2 से, तो सोडियम हाइड्राइड बनता है, NaH बनता है। इस तरह से अभिक्रिया होती है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह से कोई और धातु होती है अभिक्रिया करती है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन से, इसमें बनता है NH3, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। अब ये इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। तो ये धातु है और ये सोडियम धातु हो गया और नाइट्रोजन और धातु हो गया। तो दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन से अपने अपने हाइड्राइड बनाते हैं। इनमें देखा गया है कि जो धातुओं के हाइड्राइड होते हैं वो अस्थाई, इनका अस्थायित्व तो कम होता है, लेकिन जो अधातुओं के हाइड्राइड होते हैं वह अधिक अस्थायी होते हैं, लंबे समय तक ये रहते हैं। तो धातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो अधिकांश जो हाइड्राइड होते हैं वो वाष्पशील होते हैं और अस्थायी होते हैं, लेकिन अधातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसमें देखा गया अगला गुण है तनु अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। इसमें कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इन धातुओं को छोड़कर अधिकांश जो धातुएं होती हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। यानी तनु अम्लों का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 से अभिक्रिया करके इनके अलावा जितनी भी धातुएं हैं, तो इनके अलावा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जिंक है, जिंक की अभिक्रिया होती है तो यहाँ बनता है ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम की अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे H2SO4 के साथ, तो ये होगा MgSO4 प्लस H2। तो इन धातुओं के अलावा जितनी भी अधिकांश धातुएं होती हैं सब तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके उत्सर्जित कर देती हैं, बाहर कर देती हैं या विस्थापित कर देती हैं। लेकिन ये तनु अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 ही अभिक्रिया करता है,
जब HNO3 से अभिक्रिया होती है उसकी, जब HNO3 से अभिक्रिया होती है धातुओं की, तो उसमें हाइड्रोजन उत्सर्जित नहीं होता है। हाइड्रोजन क्यों नहीं उत्सर्जित होता है? क्योंकि जैसे हाइड्रोजन उत्सर्जित होगा तो HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके यानी ऑक्सीजन से इसमें जोड़ के H2O में परिवर्तित कर देती है, इसीलिए हाइड्रोजन उत्सर्जित नहीं हो पाती है। और स्वयं जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है, वह अपने ऑक्साइड में NO में NO2 N2O3 N2O में इस तरह से अपचयित हो जाती है। तो यही कारण है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं। लेकिन कुछ निश्चित धातुएं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये जो धातुएं होती हैं वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्सर्जित करती हैं। तो जो धातुएं होती हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्सर्जित करती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनका तनु अम्लों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उनसे अभिक्रिया नहीं करती। अगला इसमें गुण है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कोई भी धातु किसी दूसरे धातु के सॉल्ट के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो या तो उसको विस्थापित कर देते हैं या अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे इसमें उदाहरण है कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसकी अभिक्रिया जब लोहे से होती है आयरन से, तो ये जो लोहा होता है इसको विस्थापित कर देता है FeSO4 प्लस Cu, यानी ये धातु का साल्ट है, उसका विलयन है, इसमें लोहे की छड़ डालते हैं तो लोहा इसको विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि कोई भी धातु किसी अन्य धातु के साल्ट के विलयन से उसको कब विस्थापित करती है कि जब वो अधिक क्रियाशील धातु होती तब। तो यहाँ इस उदाहरण में आयरन अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर कम क्रियाशील धातु। तो ये अभिक्रिया उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। तो हमेशा इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके साल्ट के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो कैसे विस्थापित करती है? उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। तो इसमें विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे सीखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी जिसको कहा जाता है, एक्टिविटी सीरीज। तो उसमें उन धातुओं को उनके सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो कौन से धातुएं किन धातुओं को उसके साल्ट के विलयन से विस्थापित करेगी वहां बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर बस इतना जानेंगे कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उसके साल्ट के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। लेकिन अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, बस ये केवल धातुओं में ही ये गुण पाया जाता है कि वह अन्य धातुओं के साल्ट के विलयन से अभिक्रिया कर लेती। इसमें अगला गुण है, सातवां है लवणों का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। यानी कोई भी धातु का सॉल्ट है उसका जब वैद्युत अपघटन कराते हैं, यानी उसके विलयन में जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड उसमें डुबा के वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक होता है ऋणोद होता है, एक होता है धनोद होता है। ऋणोद को इंग्लिश में कैथोड बोला जाता है, धनोद को इंग्लिश में एनोड कहा जाता है, प्लस और माइनस। तो उसी से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उस साल्ट में जो धातुएं होती हैं वो ऋणोद पर प्राप्त होती हैं, यानी कैथोड पर प्राप्त होती हैं, और जो अधातु होता है वह धनोद पर यानी एनोड पर प्राप्त होता है। इस तरह से प्राप्त होता है। उसमें एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो गलित सोडियम क्लोराइड है, यह एक प्रकार का साल्ट है NaCl। ये जब गलित अवस्था में रहता है तो इसका आयनन इस तरह से होता है Na+ और Cl- बनता है। अब इसमें अभिक्रिया होती है, जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होती है तो ऋणोद पर अभिक्रिया इस तरह से होती है, ऋणोद पर, जिसको ऋणोद को इंग्लिश में कैथोड बोला जाता है। तो ऋणोद का मतलब जिस पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश का मतलब क्या है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो इससे देगा सोडियम के आयन को Na+ को
एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बदल जाएगा, N आवेश उसका समाप्त हो जाएगा, N में बदल जाएगा। फिर इसके बाद धनोद पर अभिक्रिया देखिए इस तरह से होगी। धनोद पर, जिसको इंग्लिश में एनोड बोला जाता है, तो धनोद पर प्लस आवेश होता है, धन आवेश, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो वह क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो वह जो ऋणायन है क्लोरीन Cl- उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह Cl में बदल जाता है, क्योंकि Cl जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धन आवेश होगा तो पहले ही से ऋणावेश है, आवेश समाप्त हो जाएगा, Cl में बदल जाएगा। तो जो Cl परमाणु है, दो परमाणु आपस में जुड़ के Cl2 बनाते हैं, अभिक्रिया करके Cl2 बनाते हैं। ये क्लोरीन गैस प्राप्त होती है धनोद पर यानी एनोड पर। इस तरह से किसी भी सॉल्ट का वैद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो कैथोड पर धातुएं प्राप्त होती हैं और एनोड पर अधातुएं प्राप्त होती है। तो ये इनका रासायनिक गुण है धातु व अधातु का। तो आज हम लोग सीखे धातु व अधातु के रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसमें मुख्य 7 गुण बताया गया है, तो यही 7 गुण उसके होते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।